कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं। जिस घर को लड़की शादी के बाद अपना समझती है, वही घर जब उसे बोझ समझने लगे तब उसकी हर मुस्कान धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनों के बीच रहकर भी अकेलापन सहा, लेकिन वक्त आने पर अपनी हिम्मत से सबको जवाब दिया। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की भावुक कहानी। मेरे दिल की तरह ही निशा का मन भी बहुत उदास था। उसके पति आदित्य का कनाडा का वीजा लग चुका था और वह यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आदित्य के बिना वह कैसे रहेगी। निशा एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार का हिस्सा थी। आदित्य के 3 भाई और एक बहन थी। बहन की अभी तक शादी नहीं हुई थी। आदित्य के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। एक छोटा देवर था जिसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी बाकी थी। घर में हर समय शोर शराबा और अफरा तफरी मची रहती थी। उसके ससुर सरकारी नौकरी करते थे और उसकी सास बहुत ही सख्त स्वभाव की औरत थी। उन्हें अपनी बहू पर हर समय हुक्म चलाने की आदत थी। दिन रात बहू से काम करवाना ही उनका सबसे बड़ा काम था। इधर निशा का हाल यह था कि वह बहुत डरपोक और सहमी हुई लड़की थी। उसकी पढ़ाई भी सिर्फ 10वीं तक हुई थी। बचपन में माता पिता की असमय मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मौसी ने उसे पाला था। शायद इसी वजह से उसके अंदर हमेशा एक डर बैठ गया था। उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। जब आदित्य की मां ने उसका रिश्ता मांगा तो उसकी मौसी ने बिना ज्यादा सोच विचार किए तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। उन्होंने यह तक नहीं देखा कि वह घर कम और एक भीड़ भाड़ वाला अस्तबल ज्यादा था, जहां लोग इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी तरह गुजारा कर रहे थे। घर में कमरों की भारी कमी थी। एक कमरे में सास ससुर रहते थे, दूसरे कमरे में जेठ जेठानी, एक छोटे से स्टोर रूम कमरे में उसकी ननंद रहती थी और निशा व आदित्य के लिए बाहर वाले हॉल में पर्दे लगाकर एक छोटा सा कोना बना दिया गया था। घर में जब खाना बनता तो सब लोग ऐसे टूट पड़ते जैसे किसी लंगर में खाना बन रहा हो। निशा को तो कभी भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, ऊपर से ताने अलग सुनने पड़ते। कोई कहता तेरा पति कौन सा इतना कमाता है, तो कोई ताना मारता तुम लोग हमारे ऊपर बोझ हो। लेकिन निशा इतनी सहमी हुई थी कि कभी पलटकर जवाब तक नहीं दे पाती थी। आदित्य पिछले 1 साल से बेरोजगार था। बहुत मुश्किलों से उसका कनाडा का वीजा लगा था। इसी बीच उनका एक बेटा भी हो गया। जब आदित्य कनाडा जाने लगा तो उसने निशा का हाथ पकड़कर कहा, वहां जाकर मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। बड़ा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अब तक तुमने बहुत दुख झेले हैं। उधर आदित्य सपनों की बातें कर रहा था और इधर उसकी माँ और बहन छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही आदित्य की माँ ने यह सब सुना, वह गुस्से से चीखते हुए बोली, मैंने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया है और अब तू अपनी पत्नी के सपने पूरे करेगा? माँ और बहन की कोई परवाह नहीं है तुझे? निशा डर के मारे एक कोने में सिमट गई थी। आदित्य भी हमेशा की तरह चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहा। वह कभी अपनी माँ के सामने जुबान नहीं खोलता था। फिर एक दिन आदित्य कनाडा चला गया। उसके जाने के बाद जैसे निशा की जिंदगी से पूरी खुशियां चली गई। उसके दिल में गहरा सन्नाटा छा गया था। लेकिन घर का माहौल वैसा ही था। सब लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। कोई इधर पड़ा रहता तो कोई उधर। कहीं गंदे बर्तन पड़े होते, कहीं कपड़ों का ढेर और कहीं बिखरे बिस्तर। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और निशा की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि आदित्य की तरफ से कोई खबर तक नहीं आ रही थी। उधर छोटे देवर के ससुराल वाले शादी के लिए दबाव बनाने लगे थे। वह बार बार कह रहे थे, कब तक सगाई करके बैठाए रखोगे? जल्दी शादी करो, नहीं तो हम अपनी लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। तभी सास ने वह जगह भी निशा से खाली करवा दी जहां पर्दा लगाकर उसका छोटा सा कोना बनाया गया था। आंसू भरी आंखों में निशा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप मुझे यहाँ से भी निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? सास ने बेरुखी से जवाब दिया, बरामदा किस लिए बना है, वहीं जाकर रहो। निशा के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने चुपचाप अपना बिस्तर बरामदे में लगा लिया। उसे सिलाई का काम आता था, इसलिए वह थोड़ा बहुत सिलाई करके अपना खर्च निकाल लेती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसे हर दिन ताने सुनने पड़ते। उसकी मौसी जिन्होंने उसे पाला था अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पास
अपना कहने वाला कोई नहीं था। घर में लगभग 20-22 लोग रहते थे और निशा सबका खाना बनाती थी। सास, ननंद, देवरानी और जेठानी सारा दिन आराम करती और इधर उधर घूमती रहती। कहते हैं कमजोर इंसान को दुनिया और भी ज्यादा दबाने लगती है। निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक दिन उसके बेटे आरव को तेज बुखार था। पूरी रात जागने की वजह से वह सुबह समय पर रोटियां नहीं बना सकी। बस फिर क्या था, उसकी सास चीख चीख कर पूरे घर में हंगामा करने लगी। मुफ्तखोर, हरामखोर, तुझे हम रोटियां खिलाते हैं और तुझसे इतना काम भी नहीं होता। निशा अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए खामोश खड़ी आंसू बहाती रही। और तू ऊपर से जवाब भी देती है। मेरी सास मुझे लगातार ताने दी जा रही थी। मैं सिलाई करके अपना छोटा मोटा खर्च किसी तरह निकाल लेती थी, लेकिन आरव के खर्चों के लिए हमेशा परेशान रहती थी। उस दिन जब मेरी सास ने हद से ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया तो मुझसे भी सहन नहीं हुआ। मैंने पहली बार गुस्से में जवाब देते हुए कहा, माँ जी, आरव को मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ। इस घर के 22 लोगों का खाना बनाती हूँ, ऊपर से सिलाई भी करती हूँ। आज मेरा बच्चा बीमार था, इसीलिए रोटियां नहीं बना सकी, लेकिन आपने तो मुझे ताने देना शुरू कर दिया। मेरा इतना कहना था कि जैसे घर में तूफान आ गया। मेरी सास ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार दिया। वह चीखते हुए बोली, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? उस समय मेरे ससुर भी घर पर थे, उन्होंने भी मेरी बात सुन ली थी। वैसे भी मैं घर के सभी लोगों की आंखों में खटकती थी और आज तो सबको मुझे घर से निकालने का मौका मिल गया था। फिर क्या था, सब लोग एक साथ मेरे खिलाफ हो गए। मेरी जेठानी को तो जैसे बहाना ही चाहिए था। उसने मेरा बिस्तर और सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। मैं अपने 3 साल के बेटे आरू को गोद में लिए हैरान परेशान सी खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। अगर मेरा नहीं तो कम से कम मासूम बच्चे का ही ख्याल कर लेते। आखिर वह भी तो उसी घर का खून था। कहते हैं जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूटता है तब उसे अपने और पराये की असली पहचान हो जाती है। उस दिन मुझे भी सबकी असलियत साफ दिखाई दे गई थी। मैंने चुपचाप अपना जरूरी सामान उठाया, आरो को गोद में लिया और रिक्शे में बैठकर बस स्टैंड की तरफ निकल गई। कोलकाता में मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार रहते थे। मैं किसी तरह उनके घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर भी मुझे अपनापन नहीं मिला। उन्होंने बहुत ठंडे व्यवहार से मेरा स्वागत किया। रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मेरे पति को इस तरह किसी का घर में रहना पसंद नहीं है। रात गुजार लो, लेकिन सुबह होते ही अपना इंतजाम कर लेना। यहाँ भी मुझे रात बिताने के लिए बरामदे में ही जगह मिली। उस रात बहुत तेज सर्दी थी। मैं अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर पूरी रात कांपती रही। खाने के लिए भी बस नाम मात्र को पूछा गया था। मैंने भी मना कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उन्हें मेरे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आएगा। अच्छा हुआ कि रास्ते में मैंने एक दुकान से बिस्कुट और कुछ खाने की चीजें ले ली थी। वही खिलाकर मैंने आरो को सुलाया। जाते समय मैं अपना कंबल भी साथ ले आई थी। उसी कंबल में लिपटकर मैंने किसी तरह वह रात काटी, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचती रही कि सुबह कहाँ जाऊंगी। हर अपने के बारे में सोचा, लेकिन कहीं भी सहारा मिलता नजर नहीं आया। सोचते सोचते और रोते रोते पूरी रात बीत गई। सुबह हुई तो सबसे पहले मुझे मनीषा दीदी का ख्याल आया। उनसे मेरी अच्छी पहचान थी। वह भी कोलकाता में ही रहती थी। रिश्ता ज्यादा करीब का नहीं था, लेकिन जब भी मुझसे मिलती थी बहुत प्यार से बात करती थी। मैंने तुरंत अपना सामान समेटा। वहां मौजूद लोगों ने हमारी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर मनीषा दीदी के घर पहुंच गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो मुझे उस हालत में देखकर घबरा गई। वह मुझे अंदर ले गई और बड़े प्यार से बैठाया। जब मैंने उन्हें अपने हालात बताए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, परेशान मत हो निशा, यहाँ पास में ही एक छोटा सा मकान खाली है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम वहीं रह लेना। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए उम्मीद का एक दरवाजा फिर से खोल दिया हो। उसे किराए पर ले लेते हैं, कुछ पैसे तो है ना तुम्हारे पास? मनीषा दीदी ने चिंता से पूछा। मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ दीदी, कुछ पैसे हैं जो मैंने कपड़ों की सिलाई करके थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे थे। इस तरह मेरी एक बड़ी परेशानी तो हल हो गई। दूसरी अच्छी बात यह थी कि उसी मोहल्ले में एक गारमेंट का कारखाना भी था। मनीषा दीदी बोली, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। खाना खाने के बाद मनीषा दीदी मुझे मकान दिखाने ले गई।
जो मकान पहले देखने गए थे वह तो पहले ही किराए पर उठ चुका था, लेकिन पास में ही एक और छोटा मकान खाली था। उसके मालिक बहुत ही सीधे और नरम स्वभाव के इंसान थे। मकान छोटा था, बस एक कमरा, छोटा सा किचन और एक वॉशरूम गुजारा करने लायक ही था। लेकिन उस समय मुझे वह छोटा सा घर भी किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मकान के छोटे से आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसकी फैली हुई शाखाओं ने पूरे आंगन को ढक रखा था, जिससे घर और भी छोटा दिखाई देता था। लेकिन फिर भी वह जगह मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दिया और घर की चाबी ले ली। उसके बाद मनीषा दीदी ने कारखाने में भी बात कर ली और मुझे वहां सिलाई का काम मिल गया। अब मेरे रहने और खाने पीने की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो चुकी थी। मैं मनीषा दीदी को दिल से धन्यवाद दिया और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर उस छोटे से घर में रहने आ गई। मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा आरव हर समय मुझसे चिपका रहता था। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था, शायद वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मासूम आंखों में डर साफ दिखाई देता था। मैंने कमरे के एक कोने में बिस्तर बिछाया और जरूरी सामान की एक सूची बना ली। सुबह से आरव ने कुछ नहीं खाया था। भूख के कारण उसका चेहरा उतर गया था। मैंने उसे गोद में लेकर कहा, बस बेटा, अभी मम्मी खाना बनाती है। मैं उसे गोद में उठाकर दुकान तक गई और थोड़ा राशन, दूध और कुछ जरूरी सामान खरीद लाए। घर आकर सबसे पहले मैंने खाना बनाया, फिर आरव को अपने हाथों से खाना खिलाया और दूध पिलाया। रात को जब मैं उसे सुलाने लगी तो उसने अपनी तोतली आवाज में पूछा, मम्मी, अब हम यहीं रहेंगे, दादी के घर नहीं जाएंगे? उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। पैसे कम थे, इसलिए गैस सिलेंडर भरवाने भी मुश्किल थी। मैं कोयले की लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। धुएं से आंखें जल जाती और पूरा शरीर थक जाता, लेकिन जब मेहनत की कमाई हाथ में आती तो सारी थकान जैसे गायब हो जाती थी। धीरे धीरे कारखाने का मालिक मेरे काम से खुश हो गया और उसने मेरी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ा दी। जिंदगी आसान तो नहीं थी, लेकिन अब कम से कम मैं अपने बेटे को भरपेट खाना खिला पा रही थी। कहते हैं, अकेली औरत को दुनिया में हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ता है। मैं भी बहुत सावधान रहती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर बाहर बैठकर हंसती बोलती बातें करती। मेरा भी मन करता कि मैं उनके साथ बैठूं, खुलकर हंसूं, लेकिन फिर दिमाग मुझे रोक देता। मैं सोचती, उनके घरों में मर्द हैं, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं। मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। अब खाने पीने और रहने की चिंता तो नहीं थी। दिन भर मेहनत करती और शाम को पैसे मिल जाते, जिससे घर का खर्च चल जाता। आरव को भी अब अच्छा खाना मिलने लगा था। ससुराल वालों के जुल्मों से छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन रात को जब मैं सोने के लिए लेटती तब तन्हाई मुझे काटने दौड़ती थी। मुझे आदित्य की बहुत याद आती। आरव भी बार बार पूछता, मम्मी, पापा कब आएंगे? तब मैं उसे बहलाते हुए कहती, पापा आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेने गए हैं बेटा, खिलौने भी लाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी। इस तरह उसे समझाकर चुप करवा देती। देखते ही देखते समय बीतता गया और आरव 5 साल का हो गया। मैंने पास के ही एक स्कूल में उसका दाखिला भी करवा दिया। जिस दिन आरव का स्कूल में पहला दिन था, उस दिन मैं बहुत रोई थी। उस दिन मुझे आदित्य की बहुत याद आई थी। आदित्य का घर यहाँ से बहुत दूर था। वहां जाना मुश्किल भी था और डरावना भी। जिन लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, उनसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं थी। शुरू शुरू में मैंने 2-1 बार फोन करके आदित्य के बारे में पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। उनके ठंडे व्यवहार से मुझे समझ आ गया था कि उन्हें भी आदित्य की कोई खास खबर नहीं है। मेरे घर के बगल में एक औरत रहती थी। वह बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे घर आ जाती और मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता। फिर मैं भी कभी उसके घर चली जाती। इस तरह धीरे धीरे हमारी अच्छी पहचान हो गई थी। होली दिवाली पर हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। एक दिन मेरा दिल नहीं माना और मैं अपने ससुराल चली गई। मैंने सोचा शायद वहां जाकर आदित्य की कोई खबर मिल जाए, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे एक बहुत दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला। मेरे छोटे देवर ने दिवाली पर बेचने के लिए घर में बहुत सारे फटाके जमा कर रखे थे। दिवाली की रात एक छोटी सी चिंगारी उन फटाकों में जा गिरी और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। उस हादसे में मेरे सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी और उनके बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी।
कुछ बच्चे बुरी तरह अपंग हो गए थे। घर छोटा था और लोग ज्यादा, इसीलिए नुकसान बहुत बड़ा हुआ था। यह खबर मुझे मोहल्ले में पहुंचते ही मिल गई थी। मैं घबराकर दौड़ती हुई अपने पुराने घर के गेट तक पहुंची। अब वहां मेरी ननंद और कुछ बच्चे ही रहते थे। लेकिन जैसे ही मेरी ननंद ने मुझे देखा, उसने मेरे मुंह पर ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे घर के अंदर तक नहीं आने दिया। मैं रोती हुई वापस लौट आई। कई दिनों तक मैं उसी हादसे के बारे में सोच सोच कर डरती रही। धीरे धीरे जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पर लौटने लगी, लेकिन शायद भगवान मेरी परीक्षा अभी और लेना चाहता था। धीरे धीरे कारखाने में काम कम होने लगा। काम कम मिलता तो पैसे भी कम मिलते। फिर एक समय ऐसा भी आया जब कारखाना पूरी तरह बंद हो गया। अब मेरे सामने फिर से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। मैं आरव की स्कूल फीस कैसे भरती, यही सोचकर परेशान रहने लगी। मेरी पड़ोसन अक्सर कहती, जिस मकान में तुम रहती हो उस पर किसी आत्मा का साया है। यह घर किसी को खुश नहीं रहने देता। पहले तो मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में भी डर बैठने लगा। एक दिन मैंने सामने वाली आंटी से पूछ ही लिया, आंटी, क्या सच में इस घर में कोई आत्मा रहती है? वह पहले मुस्कुराई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, जब यह मकान बन रहे थे तब यहाँ पुलिस मुठभेड़ हुई थी। एक डाकू भागकर इसी घर में छिप गया था और यहीं मारा गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। उनकी बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई। एक तरफ रोजी रोटी की चिंता और दूसरी तरफ यह डरावनी बातें। मैं इन बातों से पूरी तरह विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी अब रात को डर लगने लगा था। ऐसे ही डर और परेशानी में कई दिन गुजर गए। धीरे धीरे मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। एक दिन सुबह मैंने आटे के डिब्बे को झाड़कर बस एक मुट्ठी आटा निकाला और बैठकर सोचने लगी कि आखिर अब मैं अपने बच्चे का पेट कैसे भरूंगी। आटे के डिब्बे में देखा तो बस एक बड़ा चम्मच आटा बचा हुआ था। मैंने उसी आटे की एक छोटी सी रोटी बनाई और बहुत पतली सी दाल पकाकर आरव को खिला दी, लेकिन मैं खुद भूखी रह गई थी। कुछ देर बाद मैंने आरव को सुला दिया। दोपहर का समय था। आरव मासूमियत से बेखबर सो रहा था और मैं परेशानी से घिरी बैठी थी। अब आगे क्या करूं? यही सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, क्या तुझे मेरे छोटे से बच्चे की भूख दिखाई नहीं देती? मेरी कुछ तो परेशानियां दूर कर। जब मुझे घर से निकाला गया था तब तूने ही मुझे रहने की जगह दी थी। तूने ही खाने पीने का इंतजाम किया था। इतने दिन मेरी जिंदगी किसी तरह सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब फिर से मेरे ऊपर बुरा वक्त आ गया है। भगवान, अब फिर से मेरी मदद कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थी। जब आंसू सूख गए और दिल थोड़ा हल्का, तब मैं चुप होकर बैठ गई। मैंने आरव की तरफ देखा। वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। मैं धीरे से बाहर आंगन में आ गई। पिछले एक दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख के कारण पेट में जैसे आग लगी हुई थी, लेकिन किसी से मांगती भी तो कैसे? यहाँ मेरा अपना कौन था? सामने वाली आंटी से भी तो 300 रुपए उधार ले चुकी थी। मोहल्ले में जितने भी जान पहचान वाले थे, सबसे थोड़े थोड़े पैसे उधार ले रखे थे। दूध वाले ने भी अब उधार देने से मना कर दिया था। हालात इतने डरावने हो चुके थे कि अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने आंगन के एक कोने में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगा रखे थे। उसी कोने में कुछ आलू भी लगाए थे। मैं लकड़ी से मिट्टी खोदने लगी। शायद कोई छोटा मोटा आलू निकल आए और आज का गुजारा हो जाए। कुछ समय पहले ही सारे आलू निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद में मिट्टी खोदती रही। तभी अचानक मुझे लकड़ी के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस हुई। मैं चौंक गई। मैंने और तेजी से मिट्टी खोदना शुरू किया। अब साफ महसूस हो रहा था कि मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ है। मेरे अंदर अचानक उम्मीद की एक किरण जाग गई। मैं भागकर किचन में गई और वहां से चिमटा उठा लाई। पता नहीं उस समय मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई और मैं तेजी से मिट्टी खोदती जा रही थी। जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे से एक लोहे का बक्सा दिखाई दिया। वह बक्सा लगभग 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। उसे अकेले बाहर निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। ऊपर चारपाई रखी हुई थी। मैंने जल्दी से चादर हटाई और चारपाई को घसीटकर दूसरी तरफ कर दिया, ताकि कोई पड़ोसी आ जाए तो उसे कुछ दिखाई ना दे। फिर मैं घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटाने लगी। आखिरकार मैंने बक्सा खोला और उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उस बक्से में पैसों की ढेर सारी गड्डियां और सोने चांदी के जेवर भरे हुए थे।
मेरी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत कमरे में भागी और कपड़े का एक बड़ा सा थैला उठा लाई। फिर जल्दी जल्दी बक्से में रखे पैसे और जेवर उस थैले में भरने लगी। सामान कमरे में रखकर मैंने दोबारा मिट्टी बराबर की और ऊपर से अच्छे से मिट्टी जमा दी ताकि किसी को कुछ शक न हो। इस पूरे काम में लगभग 2 घंटे लग गए। दोपहर के 2 बज चुके थे। मेरी सांसें फूल रही थी और चेहरा लाल हो गया था। मैं बार बार सोच रही थी क्या अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर मन में आया सबसे पहले मुझे लोगों का कर्ज चुकाना चाहिए ताकि कोई दरवाजे पर आकर बेइज्जती ना करे। तभी दूध वाले ने बाहर से आवाज लगाई, उधार के पैसे दे दो। मैं तुरंत 1,000 रुपये और दूध का बर्तन लेकर बाहर पहुंची। बर्तन देखते ही वह बोला, पहले पुराना हिसाब करो, उसके बाद दूध मिलेगा। अगले ही पहले पल मैंने 1,000 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। पैसों ने जैसे जादू कर दिया। उसकी आवाज एकदम बदल गई। वह नरमी से बोला, आज कितना दूध चाहिए? मैंने उसका पूरा हिसाब चुकता किया और फिर साफ मना कर दिया कि अब आगे से मुझे उससे दूध नहीं लेना, क्योंकि जिस तरह उसने बुरे वक्त में मेरे साथ व्यवहार किया था उससे मुझे उससे नफरत हो गई थी। उसके बाद मैंने सामने वाले बनिया का उधार भी चुका दिया। शाम को मकान मालकिन मेरे घर आई। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने आदर से कहा, नमस्ते आंटी, लेकिन उन्होंने मेरी नमस्ते का जवाब तक नहीं दिया। गुस्से में बोली, मेरा 6 महीने का किराया हो गया है, जबकि असल में 2 महीने का ही किराया बाकी था। मैंने धीरे से कहा, आंटी, 2 महीने का किराया बाकी है। मेरी बात सुनते ही वह और गुस्से में बोली, मुझे सब पता है, लेकिन कब देगी पैसे? अगर किराया नहीं दिया तो तेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। मैं तुझे फ्री में नहीं रख सकती। मैंने शांत आवाज में कहा, नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठिए, मैं अभी आपके पैसे लेकर आती हूँ। मैंने 2 महीने के किराए के पैसे लाकर आंटी के हाथ में रख दिए। आंटी जिस तरह मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी उसे देखकर आरव डर गया था और रोने लगा था। उनके जाने के बाद मैंने किसी तरह उसे चुप करवाया। आरव मासूमियत से बोला, मम्मी, हमारे घर में खाना खत्म हो गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए सब लोग हमसे लड़ाई करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसके आंसू पहुंचते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं उसे लेकर किचन में गई। मैंने उसे दूध और ब्रेड दी और खुद भी थोड़ा सा खा लिया। कई घंटों से मेरे पेट में कुछ नहीं गया था। जब थोड़ा खाना पेट में पहुंचा तब जाकर मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं आगे क्या करूं। मैं एक अकेली बेबस और मजबूर औरत थी। अगर किसी को जरा भी शक हो जाता कि मेरे पास इतना सारा पैसा और जेवर है तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी गरीबी का दिखावा वैसे ही जारी रखूंगी ताकि लोग मुझसे दूर रहे और मेरे घर ज्यादा आना जाना न करें। मैंने अपना खर्च भी बहुत सोच समझकर करना शुरू कर दिया था। ज्यादा खर्च नहीं करती थी ताकि किसी को शक ना हो। जब भी मैं उस खजाने का थैला खोलकर देखती तो मेरी सांसें तेज हो जाती। उसमें लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर थे। उसे देखकर साफ लगता था कि यह उसी डाकू का माल था जो पुलिस मुठभेड़ में इस घर में मारा गया था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मैंने मोहल्ले के लोगों से कह रखा था कि कनाडा में आदित्य की नौकरी लग गई है और वहीं मुझे पैसे भेजता है ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन फिर भी रात को मुझे बहुत डर लगता था। हर समय यही डर सताता कि कहीं घर में चोरी ना हो जाए। मैं बार बार उस थैले को देखकर पूरी रात जागती रहती। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। सुबह आरव को स्कूल छोड़ती, फिर घर का काम करती, सफाई करती, खाना बनाती और दोपहर में उसके स्कूल से वापस लेकर आती। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मोहल्ले के कोने वाले घर की एक औरत खड़ी थी। वही औरत जो कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ मुझसे उधार के पैसे लेने आई थी और उस दिन मुझसे बहुत लड़ाई की थी। मैंने उसे आंगन में बैठा दिया। आज वह बहुत मीठे अंदाज में बात कर रही थी। बोली, और सुनाओ निशा, आजकल खर्चा कैसे चल रहा है? उसकी नजरें बार बार पूरे घर में घूम रही थी। मैंने छोटा सा जवाब दिया, ठीक चल रहा है। वह बोली, अगर अब तुम काम पर नहीं जाती हो तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा, मेरे पति की नौकरी लग गई है, वही पैसे भेज देते हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर पैसों की तंगी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह काम दिलवा दूंगी। और तुम तो बहुत खूबसूरत भी हो, तुम्हें जल्दी काम मिल जाएगा। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, काम और खूबसूरती का क्या मतलब? वह धीरे से मुस्कुराकर बोली,
एक कोठी के मालिक को एक खूबसूरत लड़की चाहिए काम के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है। जिंदगी यूं ही गरीबी में क्यों काट रही हो? अपनी सुंदरता का फायदा उठाओ, आराम से जिंदगी गुजारो। उसकी गंदी बात सुनकर मेरा खून खोल उठा। मेरा मन किया कि उसी समय उसे थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने गुस्से में कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी इधर मत आना। वह औरत मुंह बनाकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं फुट फुट कर रोने लगी। मुझे आदित्य की बहुत याद आ रही थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं चुपचाप आरव को लेकर कमरे में चली गई। रात हो चुकी थी। मैं आरव को सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रात के लगभग 12:30 बजे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। मेरा दिल डर के मारे कांप उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं डरते डरते बाहर आई और गेट के पास जाकर पूछा, कौन है? पहले कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर दोबारा दस्तक हुई। इस बार एक मर्द की आवाज आई। वह मेरे मकान मालिक थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार चलकर उन्हें देख लो। मेरे मकान मालिक लगभग 50-60 वर्ष के बुजुर्ग आदमी थे। मैंने सोचा, अगर आंटी सच में बीमार है तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी मोहल्ले में मेरे अलावा कोई उनके घर जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही मैंने गेट खोला, उस बूढ़े आदमी ने मेरा मुंह दबाकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वह मुझे जोर जबरदस्ती से पकड़ने लगा। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह छोड़ नहीं रहा था। वह गंदी आवाज में बोला, मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। कब तक ऐसे अकेली जिंदगी काटोगी? उसने मेरा मुंह कसकर दबा रखा था, इसीलिए मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। खुद को बचाने की कोशिश में मैं एक बार झटके से नीचे गिर गई। तभी मेरे हाथ में लकड़ी का एक मोटा डंडा आ गया। मैंने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से वह डंडा उसके सिर पर दे मारा। वह दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत भागकर कमरे में गई। जल्दी से आरव को उठाया, खजाने वाला थैला उठाया और घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग निकली। पीछे से उस बूढ़े की चीखने और भागने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं बिना पीछे देखे भागती जा रही थी। मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। भागते भागते मैं एक बड़ी और चौड़ी सड़क पर आ गई। मेरी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। आरव भी मेरे साथ डरा सहमा खड़ा था। वह ज्यादा भाग नहीं पा रहा था। मैं सड़क के किनारे बैठ गई। वहां तेज रोशनी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। अब जाकर मुझे यकीन हुआ कि वह बूढ़ा यहाँ तक नहीं आएगा। मैं बुरी तरह कांप रही थी। डर से मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मेरे हाथों में अब भी वह थैला कसकर पकड़ा हुआ था। उस समय मुझे अपनी जान से ज्यादा उस थैले की चिंता हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर यह भी खो गया तो शायद मेरी जिंदगी में बचा हुआ आखिरी सहारा भी खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह खजाना अब ज्यादा समय तक मेरे पास नहीं रह पाएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मुझे अपनी इज्जत भी बचानी थी। मैं सड़क किनारे घुटनों में सिर देकर बैठी रो रही थी कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे मैं एकदम से पलटी और मेरी सांसें जैसे वहीं रुक गई। मेरे सामने आदित्य खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बस उन्हें देखती रह गई। जब यकीन हुआ कि सच में वह आदित्य ही है, तो मैं भागकर उनके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के कुछ लोग भी हमें देखने के लिए जमा हो गए थे। आदित्य मुझे बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। आरव भी हैरान होकर हमें देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो रहा है। जब आदित्य हमें छोड़कर गए थे तब आरव बहुत छोटा था, लेकिन उसे अपने पापा का चेहरा फिर भी याद था। जैसे ही उसने अपने पापा को पहचाना, वह दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हमें रोता देखकर आदित्य की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। कई मिनट तक हम तीनों बस एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। कहते हैं, सच्चे अपने चाहे कितने भी दूर चले जाएं, किस्मत उन्हें एक दिन फिर मिलवा ही देती है। उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने मेरी पुकार सच में सुन ली हो। थोड़ी देर बाद जब हम शांत हुए तो आदित्य हमें एक किराए के कमरे में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे अपने साथ हुई सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, निशा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग मुझे कनाडा लेकर गए थे वह गलत लोग निकले।
उन्होंने मुझसे गलत काम करवाए, मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए। मैं वहां से जैसे तैसे उनकी पकड़ से भागकर वापस इंडिया आया, लेकिन जब घर पहुंचा तो पता चला कि वहां सब कुछ खत्म हो चुका है। मोहल्ले वालों ने बताया कि माँ ने तुम्हें और बच्चे को घर से निकाल दिया था। यह सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। फिर काम के सिलसिले में मैं कोलकाता आया और आज देखो किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे दोबारा मिला दिया। मैं उस समय आदित्य के घुटनों पर सिर रखे बैठी थी। फिर मैंने भी उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे मैंने हर मुसीबत अकेले झेली, कैसे लोगों ने मुझे ठुकराया, कैसे मैंने अपने बच्चे को भूखा सुलाया और कैसे मुझे वह खजाना मिला। मैंने उन्हें खजाने वाली बात भी बता दी। आदित्य मेरी बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी दुख अकेले सह लिए। सुबह होते ही आदित्य ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा घर तलाश किया। फिर बचे हुए पैसों से उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि धीरे धीरे उनका काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मेहनत और ईमानदारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। कुछ ही सालों में आदित्य ने एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति आदित्य मेरे साथ है, मेरा बेटा आरव एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आज भी हर दिन भगवान का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे टूटने नहीं दिया। जिंदगी ने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन आखिर में मुझे मेरी खुशियाँ वापस मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।